प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के दोनों पेपरों के सिलेबस आपके साथ शेयर किए थे। पहला पेपर आपका तर्कशास्त्र है और सेकंड पेपर नीति शास्त्र। सिलेबस के साथ आपको जो किताबें लेनी हैं, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स जो हैं, उसकी भी सूची भेजी थी। उन पुस्तकों में से फर्स्ट पेपर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि इरविंग एम पोपी, ये लेखक का नाम है और पुस्तक का नाम है तर्कशास्त्र का परिचय। ये आप लोगों को अनिवार्य रूप से खरीद लेनी है। इसके सभी अध्याय आपके सिलेबस में नहीं हैं। आपके सिलेबस में इस पुस्तक के जो अध्याय हैं उन पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। मेरी बात को आप अच्छे तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आपके पास पुस्तक होगी। तो सबसे पहले तो आप जितना जल्दी हो सके तर्कशास्त्र का परिचय इरविंग एम पोपी की पुस्तक खरीद लें। आज मैं एक जनरल चर्चा तर्कशास्त्र पर आपके साथ करूंगी, जो इस पुस्तक का पहला अध्याय भी है। तर्कशास्त्र क्या है? आप लोगों ने पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर में दर्शन शास्त्र को समझने का प्रयास किया कि दर्शन शास्त्र जो आपका विषय है वो सामान्य रूप से किस तरह का विषय है, किस तरह का उसका नेचर है। उसी के अंतर्गत आपको समझाया गया था कि दर्शन शास्त्र को हम समझने की दृष्टि से मुख्यतः 3 शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तर्कशास्त्र, ये जो सेकेंड ईयर में आपका पेपर है, ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है, जिसमें हम ज्ञान के हमारे प्राप्ति के साधन क्या हैं इस पर चर्चा करते हैं, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं और वो साधन क्या प्रमाणिक साधन हैं, इस पर हम बात करते हैं। तर्कशास्त्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें तर्क का अध्ययन किया जाता है। कुछ लोगों ने तर्कशास्त्र को परिभाषित किया है कि ये विचार के नियमों का विज्ञान है, तर्क का विज्ञान है। ये परिभाषाएं आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में तो आप देखेंगे कि पूरे तरीके से दोष मुक्त नहीं है। इनमें आप लोगों को यदि ध्यान में हो, दोषों की चर्चा फर्स्ट ईयर में आपके साथ की गई थी, तो इनमें अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि विचार के नियमों पर मनोविज्ञान में भी विचार किया जाता है और पूरी तरीके से तर्क पर भी अन्य शास्त्रों में विचार किया जाता है। तर्कशास्त्री की मुख्य रुचि इस बात में है कि वो सही तर्क को जो गलत तर्क है उससे कैसे अलग करे, क्योंकि बाहरी तौर से देखने पर कई तर्क वाक्य इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं कि वो तर्क का भ्रम देते हैं, लेकिन वो तर्क के नियमों पर आधारित नहीं होने के कारण सही तर्क नहीं होते। तो तर्कशास्त्र इस रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि सत्य तर्क को असत्य तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन है। इस परिभाषा को अन्य परिभाषाओं की अपेक्षा, जो कि कुछ विचारक जो इसको विचार का विज्ञान या तर्क का विज्ञान कहते हैं, उनकी अपेक्षा ज़्यादा सही तरीके से परिभाषित करती है। अब सवाल उठता है कि तर्क क्या है? तर्क, जैसा कि आप सामान्यतः समझते होंगे, आप जो डिबेट करते हैं जिसमें
किसी बात को सिद्ध करने के लिए पक्ष और विपक्ष में कारण दिए जाते हैं, या आपने कभी कोर्ट की बहसों को अगर देखा हो, सुना हो, तो वकील जो वहाँ पर बात कहते हैं अपने वादी प्रतिवादी के पक्ष में, उसी को तर्क कहा जाता है। तो आप जैसा कि स्पष्ट है, तर्क वाक्यों का ऐसा समूह है जहाँ एक तर्क वाक्य अर्थात निष्कर्ष को अन्य तर्क वाक्यों अर्थात आधार वाक्यों से सिद्ध होने का दावा किया जाता है। तो तर्क का एक निश्चित एक उसका प्रारूप होता है कि उसमें आधार वाक्य होते हैं और निष्कर्ष होता है। तो सबसे पहले प्रथम अध्याय में, क्योंकि हमारा सरोकार तर्कशास्त्र में तर्क से रहेगा, इसीलिए आधार वाक्यों की पहचान करना, निष्कर्ष की पहचान करना और फिर उनसे मिलकर जो युक्ति बनती है या जिसको तर्क कहते हैं, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में उसको कथन भी कहा गया है, उस पर विचार किया गया है, उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अभी तक के इस बात से इतना समझ गए होंगे कि तर्क में तर्क वाक्य होते हैं, तर्क वाक्यों से ही तर्क बनता है। सवाल है कि तर्क वाक्य किसे कहा जाए, जिसको अंग्रेजी में प्रपोजिशन कहते हैं, या कुछ लेखकों ने कथन के रूप में भी उसको देखा है। तर्क वाक्य एक वाक्य होता है, ऐसा वाक्य जिसको हम सत्य या असत्य कह सकें। तर्क वाक्य क्या है? ऐसा वाक्य जिसको हम सत्य या असत्य कह सकें। कोई भी वाक्य आपको कहा जाए, उदाहरण के लिए अभी मैं कहूँ वर्षा हो रही है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। वर्षा हो रही है तो ये वाक्य सत्य होगा, यदि वर्षा नहीं हो रही है तो वाक्य असत्य होगा। असत्य होने पर भी यह वाक्य तर्क वाक्य कहलाएगा। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी ऐसा वाक्य जो सत्य या असत्य, ट्रू या फॉल्स कहा जा सके, उसे हम तर्क वाक्य कहते हैं। अभी मैं आपसे प्रश्न करूं कि मैंने जो सिलेबस आपको भेजा है उसको देख लिया क्या? तो इस प्रश्न का क्या आप सत्य या असत्य जवाब देंगे? नहीं, आप बताएंगे कि आपने हाँ सिलेबस देख लिया है या नहीं देख लिया है, ये बताएंगे। सत्य असत्य में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, इसीलिए यह एक तर्क वाक्य नहीं होगा। मैंने जो आपको प्रश्न पूछा कि क्या आपने सिलेबस मैंने जो आपके साथ शेयर किया था वो आपने देख लिया है, तो क्योंकि इसका जवाब सत्य या असत्य में नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह एक तर्क वाक्य नहीं होगा। तो इसी तरह से भाषा में कई तरह के वाक्य होते हैं, आदेश होते हैं, आज्ञाएं होती हैं, प्रश्नवाची वक्तव्य होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनको हम तर्क वाक्य नहीं कहेंगे। तर्क वाक्य होने की कसौटी क्या है कि जिस भी वाक्य को आप सत्य या असत्य कह सकें, केवल और केवल वही वाक्य तर्क वाक्य है। बहुत आसान है, इस पर आपको सीधा क्वेश्चन भी आता है, तर्क वाक्य किसे कहते हैं? केवल आपको जवाब देना है कि जिस वाक्य को हम सत्य या असत्य कह सकें। तो आपकी पुस्तक में कुछ अभ्यास भी दे रखे हैं और उन अभ्यास के प्रश्नों पर कुछ पर स्टार बना हुआ है और उनके उत्तर भी पीछे दे रखे हैं। तो धीरे धीरे आप उसको पढ़ते जाइए। मैं जो आपको सार रूप में, बहुत सरल रूप में समझाने का प्रयास करूँगी और अभ्यासों से आप अपने इसको अभ्यास जैसे जैसे बढ़ाएंगे, बात और ज़्यादा समझ में आती चली जाएगी। तो ये तो अब तक क्लियर हो गया होगा आपको कि तर्क वाक्य क्या होता है। ये भी एक समझने की बात है कि वाक्य को हम जब
गठन वाक्य का होता है उसको हम कई तरीके से उसको हम कह सकते हैं। तो उससे तर्क वाक्य भिन्न नहीं होता है। ये भी समझना है कि अगर एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में कहा जाए, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, या अलग अलग तरीके से कहा जाए, राम सीता को प्रेम करता है या सीता को राम से प्रेम मिलता है, ये दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन इनका तर्क वाक्य एक ही है। तो जो उसका भाव होता है किसी भी वाक्य का, उसके आधार पर, जिसके आधार पर हम किसी वाक्य को सत्य या असत्य कहते हैं, तर्क वाक्य वही होता है। यह बात भी आपकी पुस्तक में भी समझा रखी है विस्तार से। आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो उसको पढ़ते जाइए और जो मैं कह रही हूँ उसको समझते जाइए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब है आधार वाक्य और निष्कर्ष की पहचान भी इस में समझनी ज़रूरी है। आधार वाक्य क्या होता है? आधार वाक्य जिसको आधार बनाकर, जिसको साक्ष्य के रूप में रखकर कोई भी व्यक्ति कुछ सिद्ध करना चाहता है, जिसको सिद्ध करना है वो निष्कर्ष है। हमें कई बार भाषा में ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं, उनसे ये स्पष्ट हो जाता है, जैसे अतः, इसलिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूपेण ये कहा जा सकता है कि इससे स्वाभाविक रूप से ये पता चल जाता है कि यह युक्ति में निष्कर्ष है और जिसके आधार पर ये बात कही जा रही है वो आधार वाक्य है। लेकिन कभी कभी और आधार वाक्य जो है वो क्योंकि, चूँकि, ऐसा है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इस तरह से इन वाक्यों के जो वाक्यांश हैं इनसे भी हमें आधार वाक्यों की पहचान हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्यों से वाक्य नहीं जुड़े रहते और हमें थोड़ा अपनी सामान्य बुद्धि को इस्तेमाल करके ये समझना पड़ता है कि युक्ति में आधार वाक्य क्या है और निष्कर्ष क्या है। तो जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अभ्यास करने से ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि आधार वाक्य और निष्कर्ष की, ये अभ्यास से ही होगा। वैसे तो स्पष्ट रहता है, आधार वाक्यों के साथ जो वाक्यांश जुड़े रहते हैं और निष्कर्ष के साथ जो जुड़े रहते हैं उनसे स्पष्ट रहता है, लेकिन फिर भी अभ्यास से और ज़्यादा ये आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। और इसको पहचानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आधार वाक्य और निष्कर्ष क्या है, क्योंकि केवल आधार वाक्य और निष्कर्ष के रूप में जो वाक्य जुड़े रहते हैं उन्हीं से युक्ति बनती है, उन्हीं से तर्क बनता है। मैं मान लीजिए आपका वर्णन भी होते हैं बहुत से, जैसे मैं आपके सामने कहूँ कि गोविंद गुरु महाविद्यालय डूंगरपुर रोड पर स्थित है, इसमें 50 कमरे हैं, इसके प्रिंसिपल अभी वर्तमान में फलां फलां हैं। तो क्या ये 3 वाक्य जो मैंने बोले ये युक्ति कही जा सकती है? ये युक्ति नहीं है, क्योंकि यह एक वर्णन है। इसके जो 3 वाक्य मैंने बोले वो तीनों वाक्य आधार वाक्य और निष्कर्ष के रूप में आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं बोलूं कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरे विश्व में इसने अपनी चपेट में ले लिया है और इसकी वजह से बहुत स्वास्थ्य की समस्याएं देश में अभी उत्पन्न हो गई हैं। इसीलिए महाविद्यालय को विद्यार्थियों के लिए बंद रखा गया है। तो यह एक युक्ति होगी, क्योंकि मैंने एक बात कही कि महाविद्यालय को विद्यार्थियों के लिए बंद रखा गया है। क्यों? क्योंकि विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य संकट में हो सकता है यदि वो कॉलेज आते हैं। तो यह एक युक्ति होगी। आपको अभी तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जब वाक्य आधार वाक्य और निष्कर्ष के रूप में संबंधित हों तभी वाक्य युक्ति बनाएंगे, अन्यथा वह कोई
वर्णन भी हो सकता है, कोई व्याख्या भी हो सकती है, उसको हम तर्क नहीं कहेंगे। तो तर्क किसे कहते हैं, युक्ति किसे कहते हैं, युक्तियों की पहचान करना, अन्य वर्णनों से उसे अलग करना, यह भी इस अध्याय में आपको समझाया गया है। बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए भी आपको अभ्यास की ज़रूरत होगी, जो आपके प्रथम अध्याय में दे रखे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तर्क वाक्य वह वाक्य है जिसको हम सत्य या असत्य कह सकें। तो सत्यता और असत्यता का संबंध तर्क वाक्य से होता है, जबकि युक्ति को हम जो नियमों का अनुसरण करके सही युक्ति जिसको हम कहें, उसको हम, अगर युक्ति सही है तो वह युक्ति वैध होगी, और अगर नियमों का उसमें पालन नहीं हुआ है तब युक्ति अवैध होगी। तो यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि सत्यता और असत्यता का संबंध तर्क वाक्य से है, जबकि वैधता और अवैधता का संबंध युक्तियों से है। इस पर भी कई बार छोटा सवाल आपको पूछा जाता है। इस चैप्टर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी, वो है कि जिन तर्कों की हम बात कर रहे हैं, तर्क एक तरह का अनुमान है, अनुमान प्रमाण, जिसकी चर्चा आपके साथ फर्स्ट ईयर में हुई थी, और न्याय दर्शन में बहुत विस्तार से अनुमान को एक प्रमाण के रूप में आपने पढ़ा है। तो दो तरह के अनुमान होते हैं, उसी आधार पर दो तरह के तर्क होते हैं, एक निगमनात्मक तर्क और दूसरा आगमनात्मक तर्क। इस पर हमेशा ही सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, और इसको समझना बहुत आवश्यक है। प्रथम अध्याय में ही इसको समझाया गया है। निगमन, आप लोग थोड़ा ध्यान दें, यह गणित की विधि है। निगमन में आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए निश्चयात्मक साक्ष्य प्रदान करते हैं। जो बात आधार वाक्यों में कही गई है, वही बात निगमन में नियमों का पालन करते हुए आनी चाहिए। कोई नई बात निष्कर्ष में इसमें नहीं कही जाती है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, गणित इस विधि पर आधारित है, निगमन की विधि पर। गणित में स्वयं सिद्धियाँ होती हैं, जिनको आप सामान्य बोलचाल की भाषा में सूत्र कहते हैं। उस सूत्र को किसी विशिष्ट उदाहरण पर, किसी विशिष्ट सवाल पर आप लागू करते हैं, और नियमों का पालन करते हुए आप निष्कर्ष पर, उत्तर पर पहुंचते हैं। गणित क्योंकि आपने पढ़ा है स्कूल में, इसलिए आप जानते हैं, आपके ध्यान में आ गया होगा कि किस तरीके से सूत्रों के द्वारा सवालों को आप सॉल्व करते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। इसमें हमेशा सामान्य से विशेष की ओर हम गति करते हैं। पहली बात, निगमन गणित की विधि है। इसमें दूसरी बात, इसमें आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए निश्चयात्मक साक्ष्य प्रदान करते हैं। जो बात आधार वाक्यों में कही गई है, वही बात निष्कर्ष में कही जाती है, इसलिए इसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती है। और निगमनात्मक युक्ति को इसीलिए वैध युक्ति कहा जाता है। वैध या अवैध, यदि नियमों का पालन नहीं हुआ है तो उसको हम अवैध कहते हैं, नियमों का पालन हुआ है तो वैध कहते हैं। और तीसरी बात, इसमें हम सामान्य सिद्धांत, जैसा गणित में मैंने बताया, समझाया आपको कि जैसा गणित में सूत्र होते थे आपके जब आप पढ़ते थे, ऐसे ही सामान्य सिद्धांत होते हैं, और उनसे नियमों को फॉलो करते हुए आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
दूसरी तरफ आगमनात्मक युक्ति। आगमनात्मक युक्ति विज्ञान की विधि है। इसमें आप विशिष्ट उदाहरणों को, जैसा कि विज्ञान में किया जाता है, आप उनका निरीक्षण करते हैं और उन विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर आप कोई सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसमें क्योंकि निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं होता है आधार वाक्यों का, इसलिए यह युक्ति वैध या अवैध नहीं होती है। जितने ज़्यादा विशिष्ट उदाहरणों को आपने अपने निरीक्षण में शामिल किया है, उसके आधार पर इसे अच्छी या बुरी युक्ति कहा जाता है। तो आगमन विज्ञान की विधि है। इसमें हम विशिष्ट से आरंभ करके सामान्य की ओर बढ़ते हैं और क्योंकि इसमें निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए इस युक्ति को वैध और अवैध ना कहकर इसको हम अच्छी या बुरी युक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं स्पष्ट करना चाहूँ, एक युक्ति है जो कि बहुत ही पॉपुलर युक्ति तर्कशास्त्र में है। सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम एक मनुष्य है, इसीलिए राम मरणशील है। यह निगमनात्मक युक्ति का उदाहरण है। जबकि इसी बात को आगमनात्मक युक्ति के रूप में यदि रखना हो तो मैं इसको इस रूप में रखूँगी कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है, सोहन मरणशील है। इसीलिए और ये सभी राम, श्याम, मोहन, सोहन ये सभी मनुष्य हैं, इसीलिए मनुष्य मरणशील है। तो आपने देखा, एक तरफ हमने सामान्य सिद्धांत पहले रखा कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, फिर उसके साथ जोड़ा कि राम एक मनुष्य है और फिर कहा कि इसलिए राम मरणशील है। तो ये हुई निगमनात्मक युक्ति। लेकिन अगर इसको आगमनात्मक युक्ति के रूप में कहें तो विशिष्ट उदाहरणों को हमने पहले लिया कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है, सोहन मरणशील है और ये सभी राम, श्याम, मोहन और सोहन मनुष्य हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इन उदाहरणों से मैं समझती हूँ कि आपको निगमन और आगमन का अंतर स्पष्ट हो गया होगा और आप पुस्तक से इस विषय पर आप और पढ़ लेंगे और अभ्यास आप करेंगे तो यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। इतना बातें आपके फर्स्ट जो चैप्टर है कॉपी की पुस्तक का उसमें बताई गई हैं। तो इसके बाद जब आप इतना समझ जाएंगे तब हम आगे और बढ़ेंगे और क्योंकि पहले इसको समझना ज़रूरी है, तभी हम आगे समझने की स्थिति में होंगे।